नमस्कार व्यूअर्स, एल्कोहल की सीरीज़ का पार्ट 14 जिसके अंतर्गत केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो थर्ड पार्ट है, तीन हिस्से में केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बांटा था। पहला हिस्सा था OH का H, हाइड्रोक्सिल समूह का OH का H निकल गए। दूसरा पार्ट था जिसमें OH निकल रहा था, पूरा का OH निकल रहा था, ठीक है। नाभिक संयुक्त प्रतिस्थापन टाइप की रिएक्शन आप कह सकते थे। और जो OH का S था जिसमें एस्टरीकरण, एसाइलेशन, ये सब बातें हम कर सकते थे, ठीक है। तो अब आज इस समय जो पार्ट हम बात करने वाले हैं वो पूरा एल्कोहल, मतलब OH भी इन्वॉल्व होगा, साथ में एल्किल ROH है ना, तो OH भी इन्वॉल्व होगा। जो R समूह है, R के हाइड्रोजन्स भी इन्वॉल्व होंगे, मतलब पूरा का पूरा जो एल्कोहल मॉलिक्यूल है वो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। इस संबंध में, इस कैटेगरी में कई रिएक्शंस आती हैं, इस कैटेगरी में कई रिएक्शंस आती हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करने वाले हैं निर्जलीकरण की। इसके अलावा भी हाइड्रोजनीकरण भी आता है, ऑक्सीकरण भी आता है। तो इस पार्ट में हम सबसे पहले देखेंगे निर्जलीकरण का इंट्रोडक्शन क्या होता है, वो निर्जली जो कारक होते हैं उनकी प्रकृति क्या है, और उसी पर आधारित अलग अलग टाइप के रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है। तो लेट वी स्टार्ट इट। में सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या, निर्जलीकरण, ठीक है। इसके अंदर, इसके अलावा इस पार्ट में बेटा विहाइड्रोजनीकरण भी आता है, ऑक्सीकरण भी आता है, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले निर्जलीकरण, और ये ध्यान रखना ये डबल हैशटैग वाले रिएक्शंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। अगर आप सिलेबस में देखें तो साफ साफ लिखा हुआ है निर्जलीकरण और उसकी क्रियाविधि। तो एल्कोहल का निर्जलीकरण, उसकी मैकेनिज्म पूरी डिटेल में देखेंगे, तो हैव पेशेंस। क्या है निर्जलीकरण? निर्जलीकरण नाम से देखो या संधि विच्छेद करो इसका। निर्जल मतलब निधन जल, तो निह मतलब विदाउट वाटर, मतलब का एल्कोहल जो है उसमें से अगर हम जल के अणु को निष्कासन कर दें, जल के अणु का निष्कासन कर दें, मतलब देखिए जल के अणु का निष्कासन एक तरीका अलग होता है। जैसे मान लीजिए कोई लवण है, उसके साथ जल के अणु लगे हुए हैं, तो वो जल का अणु उसके साथ कंबाइन नहीं है, वो उसके जल का अणु उसके साथ कंबाइन नहीं है, उसके साथ क्रिस्टल फॉर्म में, क्रिस्टल के रूप में बदलने में सहायक होता है। यहाँ हम एल्कोहल जिससे बना है, एल्कोहल ही बना है। जैसे ये एल्कोहल है ना, एल्कोहल, इसमें से ही OH और यहाँ से कहीं H ये निकाल दे रहे हैं, तो OH और H पानी निकल गया, ये कहला रहा निर्जलीकरण। वैसे निर्जलीकरण पानी के अणु का कहीं से भी निष्कासन करिए, वो निर्जलीकरण ही कहलाता है, ठीक है। तो स्पेशली एल्कोहल के बारे में, तो एल्कोहल से निर्जली कारक की उपस्थिति में उचित तापक्रम में अगर हम जल के अणु का निष्कासन करें तो ये क्रिया क्या कहलाती है? निर्जलीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? निर्जलीकरण। अब जो एल्कोहल है, आप जानते हैं 3 मेन कैटेगरी है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अगर एल्कोहलों की रिएक्टिविटी देखी जाए इस निर्जलीकरण के लिए तो वो वैसे ही होता है जैसे सेकंड पार्ट में आपको बताया गया था कि OH माइनस का निष्कासन। अब आप अगर देखें तो ये है ROH, ये है 3 डिग्री का बेटा, RCOH 2 डिग्री का हो गया, RCH2OH ये 1 डिग्री का, और ये मिथिल अल्कोहल। अब आप इसमें देखें, अगर हम OH माइनस के निष्कासन की बात कर रहे हैं, OH माइनस के निष्कासन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब OH माइनस वहाँ से निकलेगा जहाँ से OH माइनस निकलेगा, तो कार्बन पे क्या आएगा? प्लस, मतलब वो कार्बोनियम आयन जो ज़्यादा स्टेबल होगा, उसका जो अणु है वो ज़्यादा क्रियाशील होगा। वो कार्बोनियम आयन, जैसे ये यहाँ से निकाल दिया जाए अभी OH माइनस, तो कार्बन पे क्या आएगा? प्लस। इस कार्बन पर प्लस हो, ये कार्बन कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का, तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन मिलेगा OH के निकलने के बाद। यहाँ से 2 डिग्री कार्बोनियम आयन मिलेगा, यहाँ से 1 डिग्री कार्बोनियम आयन मिलेगा, और यहाँ से मेथिल कार्बोनियम आयन मिलेगा। तो इस कैटेगरी में अगर आप देखें तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल है, तो 3 डिग्री एल्कोहल ज़्यादा क्रियाशील होगा टूवर्ड्स एलिमिनेशन ऑफ OH माइनस। क्लियर? वही पैटर्न निर्जलीकरण के लिए भी होता है। 3 डिग्री एल्कोहल निर्जलीकरण के लिए ज़्यादा सक्रिय होते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, और मेथिल अल्कोहल तो बहुत विशिष्ट परिस्थितियों में ही अलग प्रकार की यौगिक बनाता है, जहाँ ये जिस तरह के यौगिक बनाते हैं वैसा ये नहीं बना पाता। अब ये मेथाइन नहीं बना पाता, एल्कीन टाइप का कोई कंपाउंड नहीं बनाता है ये, ठीक है। हाँ, ये बनाते हैं सब। तो पानी का निष्कासन हो जाएगा तो उसकी सक्रियता का पैटर्न ये है, ये याद रखो। तो निर्जलीकरण के प्रति है ये बेटा, निर्जलीकरण के प्रति ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर।
तो निर्जलीकरण के प्रति है, ठीक है। तो ये सक्रियता ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस करके पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा अल्कोहल निर्जलीकरण के प्रति ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो 3 डिग्री अल्कोहल विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन देन 2 डिग्री 1 डिग्री एंड मेथिल अल्कोहल। दिस इज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड मेथनॉल। अब एक पैटर्न और देखो, जो निर्जलीकरण होता है और निर्जलीकरण के बाद जो बनने वाला उत्पाद है, निर्जलीकरण के बाद बनने वाला उत्पाद, जाहिर सी बात है निर्जलीकरण किस अल्कोहल का करा रहे हैं तो उस आधार पर रिएक्टिविटी प्रभावित होगी, कौन सा ज़्यादा क्रियाशील होगा और कौन सा कम क्रियाशील होगा। तो जैसा में अभी हमने देखा कि 3 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा क्रियाशील है और 1 डिग्री अल्कोहल सबसे कम क्रियाशील होगा निर्जलीकरण के प्रति, मतलब अपना पानी निकालने के प्रति, ठीक है। इस निर्जलीकरण की जो बनने वाले उत्पाद हैं, मतलब निर्जलीकरण के बाद जो उत्पाद बनेगा वो दो क्या 3 मेन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पहला, अल्कोहल कौन सा है, किस कैटेगरी का है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इस पर निर्भर करता है। दूसरा, निर्जली कारक कौन सा लिया है आपने, निर्जली कारक कौन सा लिया है, तो कई निर्जली कारक हैं, अभी बता देते हैं। तो निर्जली कारक कौन सा लिया, और तीसरा टेम्परेचर कितना रख रहे हैं। जी हाँ, ये 3 परिस्थितियाँ हैं जिसके आधार पर हम निर्जलीकरण के उत्पाद को प्रभावित कर सकते हैं, या अगर वो कंडीशन हमें पहले पता है तो निर्जलीकरण के बाद बनने वाले उत्पाद का हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि क्या बनने वाला है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ताप पर निर्भर कर रहा है, ताप पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, ताप पर निर्भरता है इस पर। अल्कोहल की प्रकृति पर निर्भर है कि अल्कोहल कितनी डिग्री का है, अल्कोहल कितनी डिग्री का है। और तीसरी बात है, जो निर्जली कारक है, निर्जली कारक उसकी प्रकृति कैसी है, निर्जली कारक की प्रकृति, या उसकी कह सकते हैं उसकी निर्जली कारक क्षमता कितनी है। तो इन 3 बातों पर उत्पाद की प्रकृति निर्भर करती है। उत्पाद क्या बनेगा और कितनी मात्रा में बनेगा, कौन सा मुख्य उत्पाद होगा, कौन सा गौण उत्पाद होगा, ये इन 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, ठीक है। अब निर्जली कारक अगर आप देखें यहाँ इस रिएक्शन के लिए, निर्जली कारक अगर देखें तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट या डिहाइड्रेंट्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है, डिहाइड्रेंट्स। तो इसमें कई टाइप के निर्जली कारक हैं, डिहाइड्रेंट्स कह सकते हैं या डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो कई निर्जली कारक हैं, जैसे मान लीजिए जो सबसे प्रमुख तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा वो है सांद्र H2SO4। इसके अलावा हम इस्तेमाल कर सकते हैं सांद्र ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। इसके अलावा जो और भी इस्तेमाल किया जाएगा वो होगा निर्जल एल्यूमिना, निर्जल एल्यूमिना। आप थोरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोरिया मतलब थोरियम डाइऑक्साइड TiO2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो कॉमन निर्जली कारक हो गए। इसके अलावा भी हम निर्जली कारक बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, ये भी निर्जली कारक के रूप में इस्तेमाल होता है। बोरान ट्राईफ्लोराइड, ये लुईस एसिड है बेटा, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड टेम्परेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फास्फोरिल क्लोराइड टेम्परेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फास्फोरिल क्लोराइड के साथ अगर आप पिरीडीन ले लें तो और अच्छा है। पिरीडीन मतलब C5H5N, ठीक है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप POCl3 हो गया है, आप इसके अलावा ये इस्तेमाल कर सकते हैं पैराटाइलविन सल्फोनिक एसिड, पैराटाइलविन सल्फोनिक एसिड, ये भी एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल किया जा सकता है। पैराटाइलविन ये स्ट्रक्चर होगा इसका, ये हो गया SO3H और ये हो गया बेटा CH3। तो पैराटाइलविन बेंजीन या टाइलविन हो गया तो बेंजीन तो आ ही गया वो, ओके, इतना हिस्सा तो टाइलविन ही है। तो पैराटाइलविन सल्फोनिक एसिड, इन सभी निर्जली कारकों या इनमें से किसी एक निर्जली कारक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, BF3, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरिल क्लोराइड अलॉन्ग विद पिरीडीन, ठीक है, पैराटाइलविन सल्फोनिक एसिड, ये सब अच्छे निर्जली कारक माने जाते हैं। इन सब का भी इस्तेमाल हम अल्कोहल के निर्जलीकरण में कर सकते हैं। हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इन 3 निर्जली कारकों के बारे में देखेंगे, सांद्र H2SO4, सांद्र H3PO4 और निर्जल एल्यूमिना, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सांद्र H2SO4 के द्वारा निर्जलीकरण हम देखते हैं, ठीक है, बहुत ही धैर्यपूर्वक और बहुत ही ध्यान से देखेंगे, रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है।
तो जैसा कि अभी इसके पहले हम डिस्क्रिप्ट कर रहे थे आपको कि एल्कोहल का जो निर्जलीकरण होगा वो, या निर्जलीकरण के बाद जो उत्पाद प्राप्त होगा वो 3 परिस्थितियों पर निर्भर कर रहा है। पहला ये है कि एल्कोहल किस प्रकृति का है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो उत्पाद बदलेंगे, ठीक है। दूसरा, तापक्रम कैसा था, किस ताप पर आप उसे गर्म कर रहे हैं। और तीसरा, निर्जली कारक कौन सा ले रहे हैं, किस निर्जली कारक के ऊपर। जैसे मान लो प्रबल निर्जली कारक है तो कम ताप पर ही अभिक्रिया हो जाएगी। अगर दुर्बल प्रकार का निर्जली कारक है तो थोड़ा ज़्यादा ताप देना पड़ेगा, ठीक है। दुर्बल प्रकार का निर्जली कारक है तो ज़्यादा ताप देना पड़ेगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये ताप की परिस्थितियाँ हैं निर्जली कारक की प्रकृति और एल्कोहल की प्रकृति। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सांद्र H2SO4 के द्वारा निर्जलीकरण, और उसमें जो हम बात कर रहे हैं सबसे पहला वो है प्राइमरी एल्कोहल्स के लिए। किसके लिए बेटा, प्राइमरी एल्कोहल के लिए। अब ज़रा देखो, प्राइमरी एल्कोहल्स में भी हम जो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग है वो हम ले रहे हैं एथेनॉल, CH3CH2OH, दिस इज CH3CH2OH, ठीक है बेटा, इसी को ले रहे हैं हम, ठीक है। अब इसमें पहला हिस्सा देखो, अगर हम प्राथमिक एल्कोहल को 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे अभिक्रिया करा रहे हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है, तो ये C2H5OH सांद्र H2SO4, टेम्परेचर कितना रखा है 110 डिग्री सेल्सियस। ये H2SO4 ही लिखा हुआ है, यहाँ हमने दिखा दिया है HH। अब ज़रा देखो एलिमिनेशन कैसे होगा, इसका OH और इसका H, तो क्या मिला C2H5HSO4 और प्लस वाटर। अब देखो ज़रा उत्पाद जो बना है वो एल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल के आपस में रिएक्शन के बाद जब पानी निकला है तब मिला है उत्पाद, और ये है क्या, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या है बेटा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। समझ गए, टेम्परेचर कितना है 110, ठीक है। अब इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को अलग तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब पहली कंडीशन देखो, अगर हम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ये जो है हम इसको ऐसे लिख रहे हैं CH3CH2HSO4, ठीक है बेटा, और इसको हमने 170 पे गर्म कर दिया। ये जो हम गर्म कर रहे हैं ये अकेले गर्म कर रहे हैं, ध्यान रखना। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ कुछ हमने मिलाया नहीं है, ना हमने एथिल अल्कोहल मिलाया है एक्स्ट्रा, और ना ही मिलाया है इसमें H2SO4, ठीक है। तो अगर हम अकेले गर्म करेंगे तब क्या होगा, तो ये बना लेता है डाई एथिल सल्फेट और प्लस H2SO4। क्या बनाता है, डाई एथिल सल्फेट। इसके 2 अणु, इसके जो है 2 अणु पार्टिसिपेट करते हैं और मिल जाता है क्या, डाई एथिल सल्फेट प्लस H2SO4। कुछ समझ में आ रही बात। ये अकेले है, मतलब ये इसके साथ कुछ और नहीं है, ये ओनली है, केवल एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 170 पे हमने गर्म कर दिया तो हमें क्या मिल गया, डाई एथिल सल्फेट, ठीक है, डाई एथिल सल्फेट। अब इसी का दूसरा कंडीशन देखो, 170 का ही दूसरा कंडीशन। यहाँ पर हम इसी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को, ये अब इस तरह से लिख रहे हैं, वही है CH3CH2HSO4, 170 डिग्री सेल्सियस पे हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर along with concentrate H2SO4, मतलब हमने कंसनट्रेट H2SO4 और मिलाया है रिएक्शन में। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना था 110 पर, उसी में H2SO4 की मात्रा और मिली हुई है, ठीक है। अब ये 170 पर गर्म किए जाने पर यहाँ से बहुत ही डिज़ायर्ड और बहुत ही फेमस प्रोडक्ट देता है, और ये होता है एल्कीन। क्या होता है बेटा, एल्कीन। देखो कैसे, यहाँ से निकलता है HSO4,
और यहाँ से CH3 में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो H निकल जाएगा, तो H वहाँ से और ये H2SO4 क्या बन जाएगा, H2SO4। जब H वहाँ से निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, CH2, और यहाँ भी क्या है, CH2, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि जो H निकलेगा उसका बॉन्ड अंदर की तरफ ट्रांसफ़र होगा और ट्रांसफ़र होने से क्या मिल जाएगा, एल्कीन, तो ये हो गया एथीन। ठीक है इतना। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के इस्तेमाल में हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो केवल एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जब हम इस्तेमाल करते हैं, केवल एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, तो हमें क्या मिल जाता है, 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे डाई एथिल सल्फेट मिल जाता है। और अगर आप 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर सांद्र H2SO4 के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे, सांद्र H2SO4 के साथ, ये है साथ में H2SO4 भी है, तब जाकर जो रिएक्शन होगी मिलेगा क्या, एथीन। अब एक कंडीशन और देखो, एक कंडीशन और, वो टेम्परेचर हम ले रहे हैं 140 डिग्री सेल्सियस का, 140 डिग्री सेल्सियस, इसी को उठाओ। ठीक है, फिर से C2H5HSO4 को ले लिया है। अब यहाँ क्या है, ये जो रिएक्शन हो रही है ये एथिल एल्कोहल के साथ हो रही है, एथिल एल्कोहल की अधिकता में कह सकते हैं, अधिकता में। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, 140 पर, 140 पर, तो ये है C2H5HSO4 और ये है बेटा एथिल अल्कोहल, हमने उल्टा लिखा है, टेम्परेचर कितना रखा है 140, 140 डिग्री सेल्सियस। अब ज़रा देखो क्या होगा, इसका HSO4, इसका H क्या बना, पानी बना, और यहाँ पर क्या है, ये है C2H5 और ये है OC2H5, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, C2H5OC2H5 प्लस H2SO4, ये क्या हो गया है, डाई एथिल ईथर, क्या हो गया, डाई एथिल ईथर, या इसको कह सकते हैं एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन, दिस इज डाई एथिल ईथर, वी कैन से एथॉक्सी एथेन, क्या बोलेंगे बेटा, एथॉक्सी एथेन, गॉट इट। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो H2SO4 के द्वारा निर्जलीकरण से प्राप्त होते हैं। अब अगला पार्ट देखो, इसमें हम एल्कोहल का नेचर बदल रहे हैं। अभी तक हमने H2SO4 लिया, एल्कोहल और H2SO4 लिया, प्राथमिक एल्कोहल लिया, केवल टेम्परेचर में वेरिएशन दिखाया तो प्रोडक्ट हमें अलग टाइप के मिल गए। 110 पे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिल गया, 170 पर हमने केवल एथिल हाइड्रोजन सल्फेट गर्म कर दिया तो हमें मिल गया डाईएथिल सल्फेट, हमने 170 पर ही सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दी तो हमें मिल गया एल्कीन। एल्कीन ध्यान रखना, यूपी बोर्ड के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, 140 पर हमने एथिल अल्कोहल की मात्रा बढ़ा दी और 140 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म कर दिया। 110 पे तो हुआ था, उसके बाद अब जाओगे तो 140 आएगा ना, और लेकिन वहाँ एथिल अल्कोहल की मात्रा हमने बढ़ा दी, तब क्या हुआ, हमें मिल गया डाई एथिल ईथर। क्या मिल गया, डाई एथिल ईथर, ये अधिकता में है, ये एक्सेस में है। ठीक है, ध्यान रखना, रिएक्शंस की मैकेनिज्म में जो अगला पार्ट होगा, पार्ट 15, उसमें हम क्रियाविधि इसी रिएक्शन का दिखाएंगे। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी रिएक्शन की क्रियाविधि हम लोग डिटेल में देखेंगे, चाहे E1 टाइप की मैकेनिज्म के थ्रू या E2 टाइप की मैकेनिज्म के थ्रू। मतलब हम एल्कीन बनाएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के साथ, वो चाहे उसमें हमें E1 मैकेनिज्म दिखानी पड़े चाहे E2 मैकेनिज्म। ठीक है, एलिमिनेशन नंबर ऑर्डर 1, एलिमिनेशन ऑर्डर 2। अब आओ इधर जरा, थोड़ा सा हम फिर से बदल रहे हैं। अब प्राथमिक एल्कोहल के बजाय हम ले रहे हैं द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, द्वितीयक एल्कोहल ले रहे हैं हम, द्वितीयक एल्कोहल, और आप जानते हैं कि द्वितीयक एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल अगर आप लें, द्वितीयक एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल लें तो इनकी रिएक्टिविटी जो है 1 डिग्री से ज़्यादा होती है। तो यहाँ सांद्र H2SO4 की जरूरत नहीं है, फिर आप H2SO4 कम कर दीजिए, सांद्रता कम कर, तो आप तनु H2SO4 का इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ पर यहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे आप, तनु H2SO4 का। यहाँ निर्जली कारक जो है वो तनु H2SO4 है और टेम्परेचर भी नॉर्मल रख सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन देखो ज़रा, ये देखो 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात हम कर रहे हैं बेटा, तो ये हो गया 2 डिग्री प्रोप-2-ऑल या प्रोपेनॉल 2। ठीक है, तनु H2SO4 का इस्तेमाल किया गया है, गरम कर दिया गया है, यहाँ से OH और चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो H, तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, यहाँ से OH निकलेगा तो कार्बन पे आएगा प्लस। अब ये धनावेशित कार्बन के अगल बगल जो सिग्मा हाइड्रोजन होगा उसी का हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो, इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो एक समिट टाइप का था। ये कैसा था, समिट टाइप का, तो ये मिल गया प्रोपीन। क्या मिल गया बेटा, प्रोपीन। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखो, CH3 CH
ये CH2 ये लिखो, ये हो गया असम्मित टाइप का हमने बना दिया है। असम्मित प्रकार का एल्कोहल भी है और इससे जो कार्बोनियम आयन बनेगा वो भी असम्मित होगा। असम्मित का मतलब ये हो गया जिस कार्बन से OH लगा उसके दोनों तरफ के एल्किल नंबर्स अलग अलग है या उनका अरेंजमेंट अलग अलग है। तो यहाँ C2H5 लिखा हुआ और इधर CH3 लिखा है CH के रेस्पेक्ट में, इधर CH3 और यहाँ क्या लिखा है C2H5। अगर आप अब ये भी 2 डिग्री है, ये भी कितना है 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री था, ये भी 2 डिग्री है, ये है ब्यूट-2-ऑल। क्या है बेटा? ब्यूट-2-ऑल या ब्यूटेन-2-ऑल, ठीक है, या ब्यूटेनॉल 2। यहाँ पर भी हम तनु H2SO4 ले रहे हैं, गरम कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब देखो जरा OH है, OH निकल गया, कार्बन पे क्या आया प्लस प्लस। अब देखो यहाँ भी CH2 इधर CH3। अब क्या करें? ये तो असम्मित प्रकार का हो गया ना। जब OH यहाँ से निकालोगे तो कार्बन पे क्या आएगा प्लस, और धनावेशित कार्बन के इधर आएगा CH3, इधर आएगा CH2। तो क्या दोनों तरफ समान हाइड्रोजन है या दोनों तरफ जो प्रतिस्थापी समूह समान है? नहीं है। तब अब लगाएंगे हम सेटजेफ रूल। क्या लगाएंगे हम? सेटजेफ रूल, ठीक है बेटा। सेटजेफ रूल या जैत्सेव रूल, ये एल्किल हैलाइड के चैप्टर में बता चुके हैं आपको, डिटेल में वहाँ व्याख्या हो चुकी है। हम केवल एक्सप्लेनेशन दोबारा दे देते हैं कि अगर किसी परमाणु या किसी अणु में से पार्ट निकाल दीजिए, OH माइनस निकाल दीजिए, Cl माइनस निकाल दीजिए, तो जो धनावेशित कार्बोनियम आयन बचेगा, असम्मित की केस हम बात कर रहे हैं, तो जो धनावेशित कार्बन या धनावेशित कार्बोनियम आयन जो होगा, उस धनावेशित कार्बन के अगल बगल उस कार्बन से, ध्यान सुनना, धनावेशित कार्बन के अगल बगल उस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होगा जिस पर पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, समझ रहे हैं? या धनावेशित कार्बन के अगल बगल उस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन का निष्कासन होगा जिस पर प्रतिस्थापी समूह ज़्यादा लगे होते हैं, जिस पर प्रतिस्थापी समूह ज़्यादा लगे होते हैं, ठीक है बेटा। तो जनरल तरीका है, जिस कार्बन धनावेशित कार्बन के अगल बगल उस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन करिए जिस पर पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। अब ज़रा देखो, इस OH के निकलने के बाद जब यहाँ प्लस चार्ज आएगा तो इस प्लस चार्ज के इधर CH2 है, इधर CH3 है। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन। तो कहाँ से निकालोगे? जहाँ पर हाइड्रोजन कम हो, जहाँ हाइड्रोजन क्या हो? कम हो। तो इस इधर वाले से मत काउंट करना, ये पूरा नहीं काउंट करना है, नहीं, केवल जो एडजेसेंट कार्बन है उस एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन के नंबर्स। तो एडजेसेंट कार्बन ये है, एडजेसेंट कार्बन ये है, ये तो एडजेसेंट का एडजेसेंट है ना, तो इसकी बात नहीं ना करनी है आपको, इस कार्बन की बात करनी है। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकालोगे आप, ठीक है। और जब हाइड्रोजन यहाँ से डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? इस CH और इस CH के बीच में, क्लियर है। अब देखो जरा यहाँ क्या उत्पाद बनने वाला है, तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये H निकल गया ना, और ये क्या हो गया है? ब्यूट 2ईन। ये मेजर है, ये ध्यान रखना। और ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बेटा? सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग या जैत्सेव रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये मेजर प्रोडक्ट है, तो क्या यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकलता है? नहीं निकलता है, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होता है। अब से जब भी रिएक्शन में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आए इस तरह से आए तो आप मेजर प्रोडक्ट ही लिखते हैं, माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा, मतलब यहाँ से भी H निकलेगा, तो हम उसको ये दिखा रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये हो गया ब्यूट 1ईन, टर्मिनल पे है ना ब्यूट 1ईन, लेकिन ये माइनर है। माइनर मतलब जिसकी मात्रा कम होगी, ये गौड़ उत्पाद है, ये मुख्य उत्पाद है, ठीक है। इतना एक रिएक्शन फटाफट और देख लो, ये देखो CH3 और ये हो गया OH। तनु H2SO4 ले लीजिए, यहाँ पर 3 डिग्री का एल्कोहल है, टेम्परेचर और भी कम लगता है, लगभग 70 से 80 डिग्री सेल्सियस में ही हो जाता है, ये तापमान बहुत कम। तो यहाँ से OH निकलेगा, इधर भी CH3, इधर भी CH, इधर भी CH, कहीं से भी निकाल दो हाइड्रोजन, तो एक जगह से निकाल दो, हो गया, हमने यहाँ से निकाल दिया हाइड्रोजन, ठीक है। और प्लस H2, तो OH यहाँ से, H यहाँ से, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो 1 2 3 क्या नाम हो जाएगा इसका? 2 मेथिल प्रोपीन 1।
2 मेथिल प्रोपीन 1 या 2 मेथिल 1 प्रोपीन। क्लियर है? तो ये है 3 डिग्री का एल्कोहल। IPSC नेम तो आप समझ ही गए होंगे, 1 2 3 2 मेथिल ब्यूट 2 ऑल, 2 मेथिल ब्यूट 2 ऑल या 2 मेथिल ब्यूटानॉल 2। क्लियर? तो ये था सांद्र H2SO4 और उसके साथ जब हमने तन H2SO4 लिया एल्कोहल की प्रकृति बदलने पर तब निर्जलीकृत उत्पाद क्या क्या बना वो था। अब 2-3 और देख लो। 3PO4 आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। वैसे हम एक बात बता दें आपको कि जो आर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है वो H2SO4 से थोड़ा दुर्बल होता है। आर्थोफॉस्फोरिक एसिड निर्जली कारक के रूप में H2SO4 की अपेक्षा थोड़ा दुर्बल होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल्स के लिए अगर हम देखें तो हमें H3PO4 दुर्बल निर्जली कारक होने के कारण उसका इस्तेमाल हम नहीं करते, क्योंकि टेम्परेचर फिर हमें बहुत देना पड़ता है, इसलिए बेहतर है कि उसका इस्तेमाल ना किया जाए और उसकी जगह पर हम H2SO4 सांद्र H2SO4 का इस्तेमाल करेंगे और टेम्परेचर जो है वो 170 के करीब रखेंगे तो बड़ी आसानी से हमें एल्कीन प्राप्त हो जाएगा। ये ध्यान रखिए कि यहाँ जो बात हम करने वाले हैं निर्जलीकरण में वो सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है, वो है एल्कीन का बनना, जिसमें एल्कोहल के अणु का पूरा H2O निकलता है और वहाँ पर हमें डबल बॉन्ड प्राप्त हो जाता है अकॉर्डिंग टू सज्जफ। अगर असम्मित प्रकार का एल्कोहल है तो, और सम्मित प्रकार का है तो सिंपल होता है। ठीक है? तो दूसरी एल्कोहल से देखो अब कि 2 डिग्री का एल्कोहल अगर आप ले लें तो H3PO4 आप लें तो कंसनट्रेट तो है ही है, 85% हो गया। तो 85% H3PO4 की आवश्यकता पड़ती है और टेम्परेचर लगभग 167 डिग्री सेल्सियस या 170 के आसपास। तो हमें 2 डिग्री एल्कोहल से एल्कीन प्राप्त हो जाता है वाटर के निकलने के बाद। अब आप थोड़ा कंपेयर अगर करो तो 2 डिग्री एल्कोहल की जब हम बात कर रहे थे 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो वहाँ हमें तनु H2SO4 की आवश्यकता पड़ी थी और ताप भी कम कर दिया गया था। तो H2SO4 और H3PO4 में अगर आप देखें तो H2SO4 जो है वो ज़्यादा प्रबल निर्जली कारक होगा H3PO4 की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ 2 डिग्री एल्कोहल के निर्जलीकरण के लिए एल्कीन उत्पाद बनाने के लिए हमें ज़्यादा कंसनट्रेट H3PO4 की आवश्यकता पड़ रही है और टेम्परेचर भी रेस्पेक्टिव H2SO4 की अपेक्षा ज़्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए इसकी जो निर्जली कारक क्षमता होती है वो थोड़ी कम होती है। तो 2 डिग्री एल्कोहल का निर्जलीकरण करने पर 85% H3PO4 और 160 या 170 डिग्री टेम्परेचर एल्कीन मिल जाएगा। 3 डिग्री एल्कोहल के लिए अब फिर से देखो 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल में अगर हम तन H2SO4 लें तो टेम्परेचर बहुत आसानी से हो जाता है, मतलब टेम्परेचर कम पर ही आसानी से रिएक्शन हो जाती है। और अगर हम H3PO4 जैसा दुर्बल निर्जली कारक भी ले रहे हैं तो वहाँ भी तनु कर दीजिए आप। 20% H3PO4 इस्तेमाल किया गया है, 20% H3PO4 इस्तेमाल किया गया है, टेम्परेचर भी नॉर्मल है। हाँ, थोड़ा सा मतलब बॉइलिंग पॉइंट के करीब है, लेकिन आप कह सकते हैं कि उसके रेस्पेक्ट में 170 या 167 के रेस्पेक्ट में सीधे सीधे हाफ हो गया है और 3 डिग्री एल्कोहल आसानी से एल्कीन दे रहा है। तो अगर आप देखें ये इतना ज़्यादा क्रियाशील होता है पानी निकालने के लिए कि अगर कोई दुर्बल निर्जली कारक भी हो तो उसे भी बड़ी आसानी से या उसकी उपस्थिति में बड़ी आसानी से पानी के अणु का निष्कासन कर देता है। ये रिएक्शन ये प्रूफ करता है कि 3 डिग्री एल्कोहल इज़ मोर रिएक्टिव दैन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एल्कोहल्स। ठीक है? अब एक केस देखो ज़रा। इसके अलावा जो अगला पार्ट है वो है निर्जल एल्यूमिना का हम इस्तेमाल करेंगे। निर्जल एल्यूमिना द्वारा निर्जलीकरण, निर्जल एल्यूमिना, निर्जल Al2 द्वारा निर्जलीकरण। अब इसका एक सिंपल सा कंडीशन याद रखो, हम ऐसे बता रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इस केस के लिए बता रहे हैं बेटा, बहुत सिंपल कैटेगरी से याद रखिए। निर्जल एल्यूमिना की निर्जली कारक क्षमता H2SO4 और H3PO4 से भी कम होती है। इतना ठीक है? निर्जल एल्यूमिना की जो निर्जली कारक क्षमता है, पानी निकालने की क्षमता, वो सांद्र H2SO4 और H3PO4 से भी क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ टेम्परेचर बड़ा चाहिए फिर, क्योंकि एल्कोहल अगर आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल ले रहे हैं और निर्जली कारक आप हमें दुर्बल दे रहे हैं, तो इसका मतलब ताप हमें बहुत बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है? अब एक जनरल याद रखिए, निर्जल एल्यूमिना की उपस्थिति की बात हम कर रहे हैं। 1 डिग्री एल्कोहल 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ध्यान रखिए उत्पाद हर बार एल्कीन बनेगा, 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री चाहे 3 डिग्री हो। निर्जल एल्यूमिना निर्जली कारक ले रहे हैं, 1 डिग्री के लिए 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 2 डिग्री के लिए 250 और 3 डिग्री के लिए 150। कुछ समझ में आ रही बात? 1 डिग्री के लिए 350 टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा ना, और 2 डिग्री के लिए 150, उससे कम होगा। 2 डिग्री के लिए 250 और 3 डिग्री के लिए 150। तो 350 250 150, 350 डिग्री सेल्सियस, 250 150 रेस्पेक्टिव, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। क्लियर? बनने वाला क्या है? एल्कीन। रिएक्शंस देख लो जरा, रिएक्शन देख लो, वही जो स्टेटमेंट था
1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री के लिए ज़्यादा टेम्परेचर 350, 2 डिग्री के लिए उससे कम 250 और 3 डिग्री के लिए उससे भी कम। डिफरेंस कितने का है? 100 है डिफरेंस। तो 3 डिग्री के लिए 150 डिग्री सेल्सियस पर ही निर्जल एल्यूमिना के साथ अपक्रिया हो जाएगी। अगर आप निर्जली कारक की प्रकृति देखेंगे तो ये दुर्बल निर्जली कारक होगा, क्योंकि इसको 3 डिग्री के लिए ही 150 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ये होगा। तो ये था निर्जल एल्यूमिना के साथ निर्जलीकरण की। हम एक रिएक्शन और बता देते हैं यहीं पर, ये इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं C2H5OH, ठीक है। उसका एक रिएक्शन का एग्जांपल है, थोड़ा याद रखो। अगर हम थोरिया ले लें, क्या ले लें? थोरिया, और टेम्परेचर कर दें 250 डिग्री सेल्सियस, ध्यान से सुनना इसे, टेम्परेचर कर दें 250 डिग्री सेल्सियस, तो उससे भी रिएक्शन हो जाती है, उससे भी रिएक्शन हो जाती है और ये एल्कीन का उत्पाद हमें मिल जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ और, अगर आप निर्जल एल्यूमिना की इस उत्प्रेरक की अपक्रिया की दशा को, जो 350 डिग्री सेल्सियस पर एल्कीन प्राप्त हो रहा है, अगर यहीं पर 1 डिग्री एल्कोहल के लिए ही 1 डिग्री एल्कोहल के लिए ही, अब हम इसी को दिखा रहे हैं, CH3CH2OH निर्जल एल्यूमिना टेम्परेचर हम ले रहे हैं 250, एल्कीन तो नहीं बनेगा, क्योंकि एल्कीन तो 250 से बनता है 2 डिग्री अल्कोहल का। लेकिन अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल को निर्जल एल्यूमिना की उपस्थिति में 350 के बजाय 250 डिग्री सेल्सियस पे अपक्रिया करा दें, फिर से मैं बोल रहा हूँ, 1 डिग्री अल्कोहल को निर्जल एल्यूमिना की उपस्थिति में 350 के बजाय 250 पे रिएक्शन कराएं, तो आपको मिलेगा डाई एथिल ईथर। मतलब यहाँ पर एल्कोहल के 2 अणु भाग ले रहे हैं। कितने भाग ले रहे हैं? 2 अणु। इधर हो गया CH3 CH2OH और इधर भी हो गया, ये देखो, यहाँ से OH, यहाँ से H, क्या बन गया? C2H5, दिस इज C2H5, C2H5 और OC2H5, तो C2H5 OC2H5। तो अगर 350 पे कराओगे तो एल्कीन मिलेगा, 250 पे निर्जल एल्यूमिना के साथ कराओगे आपको ईथर मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट टू दिस वीडियो पार्ट, जिसमें हमने एल्कोहल का इंट्रोडक्शन देखा, एल्कोहल के निर्जलीकरण के बारे में इंट्रोडक्शन देखा, निर्जली कारक कौन कौन से थे अलग से इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनकी ताप की विभिन्न परिस्थितियाँ और उस पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद, ठीक है। एल्कोहल में सांद्र H2SO4 वाली बात जरूर ध्यान रखेंगे। 110, 170, 170 की 2 कंडीशन हमने डिस्कस की थी, और 140 पर हमें ईथर प्राप्त हुआ था जब हमने एथिल अल्कोहल की मात्रा बढ़ा दी थी। वो कंडीशन ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि क्या होता है जबकि में, व्हाट हैपेंस व्हेन में क्वेश्चंस इस तरह से पूछते हैं कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 110 पे गर्म करते हैं, या सांद्र H2SO4 के साथ 170 पर गर्म करते हैं, एल्कीन बनता है, याद आ रहा है। 170 डिग्री सेल्सियस पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को अकेले गर्म किया जाए, 170 डिग्री सेल्सियस पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को अकेले गर्म किया जाए, तब क्या बनता है? तो डाइएथिल सल्फेट बनता है, ठीक है। एथिल अल्कोहल की अधिकता में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 140 पे गर्म किया जाए, एथिल अल्कोहल की अधिकता में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 140 पे गर्म किया जाए, तब क्या मिलेगा? डाइएथिल ईथर। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डोंट वरीड अबाउट द क्वेश्चंस, क्योंकि अल्कोहल के ख़त्म होने के बाद हम पूरा पैटर्न कराएंगे, व्हाट हैपेंस और हाउ डू यू प्रिपेयर, क्या होता है जब और कैसे बनाओगे, ये दोनों पार्ट हम लोग कवर करेंगे रिएक्शंस के साथ, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।